हेलो ऑल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर नंबर 1 और इसमें हम लोग आज क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं वो हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड और एक आध दो क्वेश्चन सोसाइटी से रिलेटेड है। तो जो भी पॉसिबल डिस्कशन हो सकती है, जो भी पॉसिबल कंटेंट क्वेश्चन के इर्द गिर्द में हो सकता है, वो सारी इस पीडीएफ में प्रोवाइड की गई है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जा करके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल्स को लेकर के। जो क्वेश्चन है वो नागर स्टाइल पूछा गया, तो ऐसे ही द्रविडियन स्टाइल भी पूछा जा सकता है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन लिखनी होती है तो आप इंट्रोडक्शन में दिखा सकते हैं कि इस टेम्पल का बिगिनिंग कब हो रहा है, शुरुआत कब हो रही है। तो शुरुआत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट में प्राइमरली ये दिखाएंगे कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इस टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना सकते हैं इस पूरे के पूरे टेम्पल आर्किटेक्चर का। जब बॉडी में आएंगे तो बॉडी में आप इस कंपोनेंट को लेकर के डिस्कस कर देंगे सारे ईच एंड एवरी पॉइंट। फिर लास्ट में जब कंक्लूड करना होता है तो कंक्लूजन में हम लोग दिखा सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या आज की डेट में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब वन बाय वन करके अगर हम लोग डिस्कस किया जाए तो इंट्रोडक्शन में जैसे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये 5th सेंचुरी एडी से शुरुआत होते हुए हमें देखने को मिल जाती है, जो कि लेट गुप्ता पीरियड की मानी जाती है। यहाँ पर इसे नागर स्टाइल को कंटेम्प्रेरी टू द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी माना जाता है, जो कि सदर्न इंडिया में हमें देखने को मिल जाती है। जो टेम्पल क्लासिफाइड हुए हमारे नागर स्टाइल के अंडर में वो मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरियाज़ के बने। बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे भी एरियाज़ थे जो वेसरा स्टाइल में बनाते थे। वेसरा स्टाइल का मतलब कि जहाँ पर हमें नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों का हमें मिक्स देखने को मिल जाता है। और ये प्राइमरली हमें जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला रीजन था यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सब स्टाइल के फॉर्मेट में हमें चंदेल स्कूल, उड़ीसा स्कूल और सोलंकी स्कूल ये देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हाथी गुम्फा ये हमें उड़ीसा के पास में, चंदेल शासकों के द्वारा चंदेल स्कूल, और सोलंकी यानी कि जो गुजरात के एरियाज़ में थे, सन टेम्पल वगैरह बनाए गए थे, वो हमें सोलंकी स्कूल से देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लोचार्ट के फॉर्मेट में दिखाया गया है कि यहाँ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे अगर शुरुआत से बात करें तो जो बेसमेंट होती है इसे हम लोग बोलते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान होती है जो बेसमेंट होती है। फिर जो रेज्ड प्लेटफॉर्म होते हैं इसे हम लोग जगती बोला जाता है। फिर इसके बाद से प्रदक्षिणा पथ होती है जिसके चारों ओर सर्कम्ब्यूरेटरी होती है, चारों ओर आप परिक्रमा कर सकते हैं। फिर होती है अर्धमंडप, मंडप और महामंडप, जो कि छोटे से बड़े के क्रम में होती है। तो अर्धमंडप, फिर मंडप और फिर महामंडप होती है। फिर इसके बाद से बीच में एक अंतराल होती है। अंतराल के ऊपर में जब हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर उरु शिखर होती है और फिर उसके बाद शिखर होती है। शिखर के ऊपर में एक अमलखा होती है और उसके ऊपर में कलश लगा होता है। जो बीच में सेंटम सेंटोरम होता है इसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पर मेन हमारी डायटी को रखा जाता है। तो ये बेसिकली पूरा प्लान है जहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि हमारा नागर स्टाइल किस तरीके से है, आखिर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। नागर स्टाइल के अगर प्लान के बारे में बात करें तो ये 4 साइडेड होते थे। यहाँ पर थोड़ा अलग अलग टाइप का भी देखने को मिल जाता है। जैसे होयसाल के बारे में देखेंगे तो हमें स्टार शेप देखने को मिल जाता है। द्रविडियन में जाते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल जाती हैं। तो गर्भगृह जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जहाँ पर पूरे मंदिर की जो ऑब्लॉन्ग है, बेसिकली जो डायटी, मेन डायटी होती है, उनको वहाँ पर रखा जाता है। सो गर्भगृह या जिसे हम सैंक्टम सेक्टोरम भी कहते हैं, इट इज़ द आइडल ऑफ द मेन डायटी। सो जो पाथ हमारे पास होता है गर्भगृह में उसे हम लोग मंडप बोला जाता है, जहाँ पर वर्शिपर्स आकर के दर्शन करते हैं, बैठते हैं या फिर ध्यान करते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन फ्लैट रूफ के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती थी, जो केवल और केवल एक 4 दीवारी बना करके उसके ऊपर में छत ढाल दी जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ और रूफ को अब पिरामिडल शिखर के फॉर्मेट में बनाना शुरू कर दिया गया था। ये जो शिखर होती थी वो टेपर्ड होती थी टॉप से। फिर उसके बाद से इसमें और भी हमें कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अमलखा होती है, फिर उसके ऊपर में कलश होती है। मंडप जो है वो गर्भगृह के साथ में प्रदक्षिणा पथ या सर्क्यूम्युलेटरी पाथ के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जिस पे चारों ओर परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में हमें गावक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारा विंडो हो गया, जो कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमें देखने को मिल जाती है। नागर स्टाइल में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होती है जिसे हम लोग जगती बोलते हैं, जो कि स्मॉल प्लेटफॉर्म पीठ बोला जाता है। राइजिंग एबव दिस इज अ स्मॉल प्लेटफॉर्म जिसे अधिष्ठान भी बोला जाता है, जो कि एक तरीके से बेसमेंट ऑफ द टेम्पल हो जाती है। अदर कंपोनेंट्स में अगर बात किया जाए तो जैसे एक आ जाता है भद्र हो गया, सिरसा हो गया, अमलखा हो गया, बीजापुरख हो गया और राधिका हो गया। तो ये हमारे पास में कुछ अलग कंपोनेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो दीवार होती है उस पर अच्छे खासे कार्विंग्स की जाती हैं, ऑर्नामेंटेशन लगा दिए जाते हैं, स्कल्पचर्स बना दिए जाते हैं।
गंगा की इमेजेस कई बार लगा दी जाती है। तो जो एंट्रेंस होती है उसे गॉड गॉडेसेस के द्वारा या फिर फ्लोरल डिज़ाइन के द्वारा या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के द्वारा सजा दिया जाता है। जो बॉटम होती है डोर की, वहाँ पर हमें द्वारपाल देखने को मिल जाता है, जैसे गंगा हो गए और यमुना हो गए। यही चीज़ हमें वॉल और पिलर पर भी देखने को मिल जाती है कि कई सारे हमें देव्यांश होते हैं, अप्सरा होती हैं, यक्ष और यक्षिणी होते हैं, अमलखाज होते हैं, फ्लोरल गार्लैंड्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये बेसिकली दिखाया जाता है। ये हम लोगों ने बात कर लिया आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द नागर स्टाइल के बारे में। अगर हम लोग देखें दोनों का कंपैरिजन, नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल, क्योंकि दिस में बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखें तो हमें नागर स्टाइल नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल जाता है। वही अगर साउथ में देखा जाए तो यहाँ पर हमें द्रविडियन स्टाइल देखने को मिल जाती है। हमारे पास नागर स्टाइल में बहुत सारे मल्टीपल शिखर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में एक सिंगल शिखर देखने को मिलती है जो लगातार एक करके ऊपर उसके कह सकते हैं कि हाइट बढ़ते जाती है। जैसे ये मान लो है, फिर आगे हो सकता है आगे और बढ़ जाए। तो ये एक मतलब प्रदर्शन किया जाता था कि अगर कोई राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, युद्ध जीत करके आया, तो वो अपनी शिखर को और बढ़ा लेता था। और इस तरीके से यहाँ पर मतलब देखने को मिलता था कि बहुत ऊंचा हमें शिखर देखने को मिल जाता था द्रविडियन स्टाइल में, जो कि एक शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। नागर स्टाइल में मल्टीपल टावर होते हैं, जबकि वही द्रविडियन में एक सिंगल टावर होती है जो उसकी शक्ति को दिखाती है। हमें नागर स्टाइल में जो सेंट्रल टावर है वो कर्वी लीनियर शेप का देखने को मिल जाता है, जबकि वही द्रविडियन में हमें पिरामिडल शेप का देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोमिनेंट जो एलिमेंट होती है नागर स्टाइल में वो शिखर है, वही द्रविडियन में देखेंगे तो इसे गोपुरम बोला जाता है। नागर स्टाइल में जो हमारा सेंक्टम सेंक्टोरम है, मतलब बाहर गेट पे जो बनी होती हैं मूर्तियाँ, वो गंगा यमुना की होती हैं, जबकि वही द्रविडियन में देखेंगे तो यहाँ पर द्वारपाल होते हैं। नागर स्टाइल में यहाँ पर टेम्पल बाउंड्रीज़ को उतनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, जबकि यहाँ द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल बाउंड्रीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। नागर स्टाइल में जो पेडेस्टल्स होते हैं वो रिलेटिवली हायर होते हैं, जबकि पेडेस्टल जो है द्रविडियन स्टाइल में ग्राउंड पे ही रहते हैं। इसके अलावा नागर स्टाइल में डाइटीज़ जो होती हैं अंदर रहती हैं, जबकि डाइटीज़ को बाहर रखा गया है द्रविडियन स्टाइल में। एक और यहाँ पर चेंजेस होते हैं कि द्रविडियन स्टाइल में हमें वाटर बॉडी देखने को मिल जाती है हमारे टेम्पल प्रांगण के अंदर में, लेकिन वही यहाँ पर हमें वाटर बॉडी जो है वो एब्सेंट देखने को मिल जाती है। लास्ट में अगर कंक्लूड किया जाए तो नागर स्टाइल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है नॉर्थ इंडिया में और बहुत बड़े एरिया में हमें ये देखने को मिल जाती है। इसका डेवलपमेंट काफ़ी इवोल्यूशन के बाद में, अच्छे खासे टाइम के बाद में देखने को मिल जाता है, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ न्यूमरस आइकॉनिक टेम्पल। और ये जो न्यूमरस आइकॉनिक टेम्पल है हमें पूरे इंडिया में देखने को पूरे इंडिया नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल जाता है। जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया मध्य प्रदेश में, इसके अलावा सूर्य मंदिर हो गया कोणार्क में। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बड़े मंदिरों के तौर पे देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखिए द्रविडियन स्टाइल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक तैयार कर सकते हैं। तो द्रविडियन को आर्किटेक्चर पर जब बात करिए तो यहाँ पर हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे पल्लव के एरिया में, चोलचेर के एरिया में, यहाँ पर हमें द्रविडियन स्टाइल के मंदिर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडरलाइंग आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 का जो अपराइजिंग हुआ था, युद्ध हुआ था, इसमें आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस क्या क्या हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इस समय देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, जिसका हमें एक ज्वाला के तौर पे देखने को मिल जाता है 1857 का युद्ध। 1857 का युद्ध हम लोग नॉर्मली इसे सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। सिपाहियों का बेसिकली युद्ध हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो इमीडिएट रीज़न था वो थी रॉयल एनफील्ड वाली जो राइफल आई थी। इसके सिग्निफिकेंट इवेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो कई सारे डिमेंशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहला डिमेंशन देखने को मिलता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लेकर के। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हमारे सोसाइटी में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, पूरा वेस्टर्न कल्चर था, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इंडिया के ख़त्म करते हुए ये वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट कर रहा था। चाहे वो यहाँ के कल्चर को लेकर के हो, पहनावे को लेकर के हो, खान पीन को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खतरा भी ये आ रहा था कि यार वेस्टर्न कल्चर जो है वो लगातार हमारे इंडियन कल्चर को रिप्लेस करते जा रहा है। लेकिन खैर ये इतना बड़ा कोई हमारे पास में डायमेंशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा डायमेंशन जो देखने को मिलता है वो है रिलीजियस कंसर्न। लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे और धार्मिक चीज़ों पर अगर कभी भी आँच आती है तो फिर वो बड़े विद्रोह के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। इंडिया में उस समय कई तरीके के हिंदू में प्रचलन चलते थे, जैसे कि सती प्रैक्टिस होना, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड का होना, या फिर विधवा के साथ जो हमारे विधवा होती थी उनको या तो सती कर दिया जाता था। तो कई तरीके के यहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन राइट न देना, तो कई तरीके के हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसको कि वन बाय वन करके जो इंडियन मतलब लीडर्स भी हुआ करते थे, इंडियन लीडर का मतलब जो यहाँ पर फिलोसफर्स हैं, उन्होंने भी इस पर काम किया, लेकिन ब्रिटिश ने इस पर एक्ट बना करके दे दिया। तो ब्रिटिश ने बेसिकली रोक लगा दी और इस वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। हालांकि
जो चीज़ें थी वो सही या गलत वो अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को, इन लोगों को अपने ट्रेडिशन पर एक खतरा मंडराना शुरू हो गया और इस वजह से एक हमें रिवोल्ट के तौर पे देखने को मिल जाता है। इसका हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है जो सैनिकों में विद्रोह हुआ था रॉयल इनफील्ड की राइफल, जहां पर ये बोला गया था कि इसमें गाय और जो सुअर है इन दोनों का मांस पड़ा होता है और इस वजह से इनके धार्मिक खतरा पड़ गया था। इसके अलावा एक और केस हुआ था जहां पर समुद्र पार करने की वजह से लोग मानते थे कि समुद्र पार अगर करेंगे तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, हमारा जाति से हमारा मतलब जाति जो होता है बाहर निकल दिया जाएगा, और यहाँ पर म्यांमार में भेजना, अलग अलग कंट्रीज़ में भेजना, तो इस वजह से लोगों को ये भी एक खतरा हो गया कि अगर मैं बाहर भेज दिया जाऊंगा तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सेम चीज़ हमें कल्चरल इन्वेजन के फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाती है, जैसे ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो सामाजिक और हमारे यहाँ के जो धार्मिक ऑर्डर थे उसको चैलेंज कर रहे थे डायरेक्टली, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों का एक गुस्सा बढ़ गया। बाकी टेक्नोलॉजिकल सस्पिशन भी था, जैसे रेलवेज़ को डेवलप करना, टेलीग्राफ को डेवलप करना, जितने भी ये सब चीज़ें डेवलप की जा रही थी, एक तो कारण इसका ये था कि मिलिट्री को जल्दी से जल्दी किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ भेजा जा सके, रिसोर्स को साथ ही साथ में काफ़ी तेज़ी से हम लोग ड्रेन कर सके। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी थी वो यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को एक दिखा कि ये जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं वो ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए आइडियोलॉजिकल एक सिंबल के तौर पे देखने को मिल गया था। बाकी मिलिट्री ग्रीवांसेस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही लिया कि अलग अलग जगहों पर रिवोल्ट हो गए थे, चाहे वो हमारा पठानकोट सॉरी हमारा जो सियालकोट का इलाका हो गया, अम्बाला का इलाका हो गया, मेरठ का इलाका हो गया, ठीक है, या फिर बंगाल का इलाका हो गया। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल डिसकंटेंट भी चल रही थी, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडियरी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के मन में खतरा उत्पन्न कर रही थी। यहाँ पर लोगों को उनके थ्रेट दे रही थी कि उनका राज्य कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाएगा, और इस वजह से अल्टीमेटली हमें 1857 का युद्ध देखने को मिल जाता है। 1857 के युद्ध में फिर फाइनली यहाँ पर मेरठ की आर्मी ने दिल्ली पहुँच करके यहाँ के जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, इनको राजा डिक्लेयर किया जाता है इंडिया का, और फिर अल्टीमेटली इस डिक्लेयर करने के बाद में 1857 का युद्ध यहाँ से शुरू हो जाता है। कंक्लूड अगर किया जाए तो द अपराइजिंग ऑफ 1857 was thus a complex event with a multiple ideological layers. It was not just a military revolt but a manifestation of deep-seated resentment against the British policies that affected the social, cultural, religious and political aspect of Indian society. तो इस तरीके से लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है इवेलुएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके आइडिया को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अगर बात किया जाए तो 1800 के आसपास में हमें देखने को मिलता है कि नेपोलियन का कॉन्क्वेस्ट जर्मनी में हो जाता है, जर्मनी पे अटैक हो जाता है। अटैक होने के बाद में इस समय जर्मनी में कुछ 300 स्टेट के आसपास हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य के फॉर्मेट में रहते थे, किंगडम के फॉर्मेट में रहते थे। अल्टीमेटली 1803 से लेकर के 1815 के बीच में नेपोलियन ने सारा युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में इन 300 स्टेट को अल्टीमेटली इन्होंने कंट्रोल करके 39 स्टेट में कंट्रोल कर दिया। इन सभी लोगों को एक साथ एक जगह पर बैठने के लिए डाइट बना दी गई। डाइट मतलब एक तरीके की पार्लियामेंट हुआ करती थी, जो 39 स्टेट के जो लोग थे, लोग का मतलब जो इनके यहाँ के किंग्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर आकर के बैठेंगे, और इस तरीके से इन्होंने जर्मनी को एक राइन फेडरेशन में बदल दिया था। सो ये राइन फेडरेशन कह सकते हैं कि पहला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने को मिल जाता है, जो कि हमें नेपोलियन के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है। नेपोलियन फ्रांस का था। अब यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि नेपोलियन ने मिली मैसेज दिया था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। वो बात दूसरी है कि कहीं ना कहीं ये नेपोलियन का अपना खुद का इंटरेस्ट था कि कैसे हम जर्मनी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड लेकर आए, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स लेकर के आया गया, और ये कहीं ना कहीं जर्मन नेशनलिज्म की भावना भी लोगों के अंदर में डेवलप कर दी गई। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 1815 के आसपास में 1813 में यहाँ पर लिप्जिग का युद्ध हुआ था, और फिर 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, और इन दोनों युद्ध के बाद में नेपोलियन की शक्ति गिर गई, नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर वियना कांग्रेस बना दी गई थी। अब यहाँ पर दो कंटेंडर हो गए। एक कंटेंडर हो गए जो पर्शिया बोला जाता है, जिसको पर्शिया मतलब मेन जो आज की डेट का जर्मनी एक तरीके से बोल सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर कंटेंडर था वो था ऑस्ट्रिया फिर अल्टीमेटली यहाँ पर कमांड लेता है, और अल्टीमेटली जो भी यहाँ पर नेपोलियन के द्वारा बनाया गया कन्फेडरेशन था, या फिर यूँ कहा जाए राइन फेडरेशन था, जिसके लिए वियना कांग्रेस बनाई गई थी, वो अब ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ गई, और अब एक तरीके से ऑस्ट्रिया वुड बी द रूलर ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रिया जो है अब 39 स्टेट का कंट्रोलर एक तरीके से बन गया था। अब धीरे धीरे यहाँ पर
जो पर्शिया का इलाका है, पर्शिया के जो लोग थे वो धीरे धीरे उनके अंदर में नेशनलिज्म की भावना आती है। यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये पैन जर्मनी यूनिफिकेशन का नारा देते हैं। ये जो स्टूडेंट यूनियन थी इसको यहाँ पर बोला गया था दिस इज बॉस्चेनशाफ्ट। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फिलोसॉफिकल जो यूनिफिकेशन थी, जो एक पैन जर्मनी की भावना थी उसको लेकर के आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेडरिक हेगल नाम के भी एक हमारे फिलोसफर हुए थे, इन्होंने भी जर्मनी की यूनिफिकेशन में काफ़ी कुछ अपना योगदान दिया था इन टर्म्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल या फिर फिलोसफी लोगों के मन में कैसे कैसे आगे बढ़ानी है। 1815 के बाद में फिर यहाँ पर ऑस्ट्रिया और जो पर्शिया है ये दोनों अब धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए। एक दूसरे के खिलाफ होने के लिए पर्शिया ने अपना कंट्रोल बनाने के लिए कहीं ना कहीं अब जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, मतलब कि जो 39 स्टेट्स थे जो नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगहों पर फैले हुए थे, इन लोगों को आपस में एक पास ले आने की कोशिश की गई। एक तरफ ऑस्ट्रिया का अपना इन्फ्लुएंस था क्योंकि वो कंट्रोलर था वियना कांग्रेस के आधार पर, लेकिन अब पर्शिया चाह रहा था कि इस कंट्रोल को किसी तरीके से डिक्लाइन किया जाए और इसके लिए फिर यहाँ पर नए नए लॉज लाए गए। अब ये लॉ जो लाए गए थे कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए लाए गए थे और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक इकोनॉमिक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको बोला गया था जॉल्वेरीन। इस कस्टम यूनियन के थ्रू जितने भी कस्टम एक्ट्स वगैरह हुआ करते थे उनको अबॉलिश कर दिया गया और साथ में जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी कम कर दिया गया। इससे जिन लोगों ने इस जॉल्वेरीन को अडॉप्ट किया था, जॉल्वेरीन को जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि वहाँ की जो इकॉनमी थी, आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छा होने लगी और इसलिए कहीं ना कहीं लोग अब जो जर्मनी मतलब ये 39 स्टेट्स के जो लोग थे वो धीरे धीरे इस जॉल्वेरीन को सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो कुछ साउथ के जो स्टेट्स थे और ऑस्ट्रिया था ये कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते गया और इस तरीके से पर्शिया अब मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम कंट्रोल यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। और ये जो कंट्रोल हुआ था वो बेसिकली मार्केट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ही आधार पर हुआ था। मेन यहाँ पर जो कहानी की स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारे बिस्मार्क के इमरजेंस से। बिस्मार्क की जो इमरजेंस होती है वो हमारी 1848 में जब यहाँ पर जुलाई रिवॉल्यूशन हो जाता है, इस जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद से ही स्टार्ट होती है। जुलाई रिवॉल्यूशन जो है एक तरीके का अरब स्प्रिंग जिस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हुआ था, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर यूरोप में भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली फ्रांस में 1848 के आसपास में यहाँ पर मोनार्की डिक्लाइन होती है और फिर जो डेमोक्रेसी है वो आगे बढ़ती है और लिबरलिज्म का फेज आ जाता है। यही सेम चीज़ हमें जर्मनी में भी देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं जर्मनी में भी डेमोक्रेसी की भावना आगे बढ़ती है और यहाँ पर जो राजा है वो जस्ट एक रबर स्टैंप मात्र बन करके रह जाता है। और इस दौरान में इमरजेंस होता है बिस्मार्क का। बिस्मार्क ये भी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते थे, ये भी मोनार्की में ही विश्वास रखते थे और इस तरीके से इन्होंने अब मोनार्की को और ज़्यादा बढ़िया दिखाने के लिए नए नए लॉज लेकर के आए। इन्होंने मिलिट्री को भी और ज़्यादा एम्पावर किया क्योंकि इन्हें पता था कि जो आसपास के जितने भी हमारे नेबर हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो एक तरफ ऑस्ट्रिया हो, दूसरी तरफ फ्रांस हो, चाहे तीसरी तरफ हमारा हॉलैंड का इलाका हो, ये जितने भी एरियाज थे और साथ में ऊपर डेनमार्क का इलाका, ये सभी आपस में मतलब कहीं ना कहीं जर्मनी के खिलाफ थे और इस वजह से इन्होंने पहले आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और आपस में लोगों को कोहेसिवनेस रखने के लिए, मेल जोल करने के लिए इकोनॉमिक पावर भी बना दिया गया। इनको पता था कि अगर इकोनॉमी वाइज अगर हम स्ट्रांग रहेंगे और आर्मी वाइज अगर स्ट्रांग रहेंगे तो आगे जा करके हम बहुत आराम से हमारा एक यूनिफाइड जर्मनी बना सकते हैं और इस पॉलिसी को ही बोला जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इन्होंने ये नहीं कहा कि पर्शिया इज़ नॉट अ कंट्री विद द आर्मी। ऐसा नहीं है कि पर्शिया एक कंट्री है जो आर्मी के साथ में, बल्कि पर्शिया का हर एक बंदा अपने आप में आर्मी है। तो बट एन आर्मी विद अ कंट्री वाली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली थी, जो कि ये कहीं ना कहीं इनकी डिप्लोमेसी और इनकी जो पॉलिटिकल पावर थी उसको ही दिखा रही थी। जर्मनी में अब धीरे धीरे यूनिफिकेशन की ओर में आगे बढ़ता है और यहाँ पर जो मेन हमें कारण देखने मतलब मेन जो यहाँ पर इसके दुश्मन देखने को मिलते हैं वो एक तरफ ऊपर में डेनमार्क देखने को मिलता है, फिर इसके बाद से नीचे हमें ऑस्ट्रिया देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ में फ्रांस देखने को मिल जाता है। अब इन तीनों को किस तरीके से यहाँ पर हमारे बिस्मार्क ने हटाया, यही इनकी मेन डिप्लोमेटिक पावर देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले यहाँ पर डेनमार्क के साथ में युद्ध होता है 1864 ईस्वी में। 1864 में यहाँ पर डेनमार्क के युद्ध होता है। कैसे युद्ध किया गया, यहाँ पर इन्होंने ये कहा, देखो मैप में अगर देख लेते हैं, मान लो यहाँ पर जर्मनी है, ये हमारा ऑस्ट्रिया है, ऊपर हमारा डेनमार्क है, इस साइड हमारा नीदरलैंड है, यहाँ पर हमारा फ्रांस है। तो चारों ओर में जर्मनी के दुश्मन एक तरीके से फैले हुए हैं। जर्मनी ने कहा कि यार देखो ऐसा है, जो डेनमार्क का इलाका है, डेनमार्क में दो इलाके यहाँ पर हुआ करते थे। एक इलाका था जिसका नाम था शेस्विक, एक इलाका था जिसका नाम था शेस्विक और दूसरा नाम था हॉलस्टीन। शेस्विक और हॉलस्टीन, ये शेस्विक और हॉलस्टीन के इलाका बेसिकली नॉर्थ जर्मनी का ही इलाका था जिसमें जर्मन लोग रहते थे। ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम दोनों मिल करके डेनमार्क के खिलाफ युद्ध लड़ लेते हैं और ये जो हमारा शेस्विक
और जो हॉलस्टीन इलाका है इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और हॉलस्टीन आपका हो जाएगा, श्लेस्विग हमारा हो जाएगा। हालांकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन कॉमन एनिमी डेनमार्क के विरुद्ध जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दोनों मिलकर के एक साथ आ गए। एक साथ आने के बाद में यहाँ पर युद्ध लड़ा गया और अल्टीमेटली जो पर्शिया, बेसिकली जर्मनी का मतलब पर्शिया यहाँ पर है, मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलिए पर्शिया, तो ये दोनों मिलकर के आते हैं और इस तरीके से डेनमार्क को हराने के बाद में ये दोनों आपस में अपना टेरिटरी जो है वो सेग्रीगेट कर लेते हैं। जो श्लेस्विग है ये पर्शिया के हाथ में आ जाती है और जो हॉलस्टीन है ये चली जाती है ऑस्ट्रिया के पास में। और इस तरीके से दोनों ने अपना डेनमार्क को हटा दिया। डेनमार्क यहाँ पर हमारा हार जाता है, डेनमार्क को हम लोग साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो बच रहा है वो है नीदरलैंड और दूसरी तरफ बच रहा है फ्रांस। ऑस्ट्रिया को अब किस तरीके से अलग थलग करना है, इसके लिए जो यहाँ पर टेरिटरी दी गई थी हॉलस्टीन, ये टेरिटरी अब किसी तरीके से पर्शिया वापस लेना चाह रही थी और इसके लिए फिर जो हमारा जो हॉलस्टीन का इलाका है यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन करना शुरू हो जाता है और इसके लिए बिस्मार्क यहाँ पर लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं और फिर ऑस्ट्रिया से इस टेरिटरी को छीन लेते हैं। ऑस्ट्रिया से छीनने के लिए अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया के खिलाफ में इनको एक युद्ध प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हमें देखने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक डिप्लोमेटिक एंगल बनाते हैं जिसमें ये फ्रांस को बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं ऑस्ट्रिया के साथ में एक युद्ध करने जा रहा हूँ और जो टेरिटरी मिलेगी वो आपके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, तो आप एक काम करिए, इसका साथ मत दीजिएगा। प्लस इसी तरीके से रशिया के साथ में भी यहाँ पर इन्होंने रशियन रिवोल्यूशन जो हो रही थी, रशियन रिवोल्यूशन तो क्या कह सकते हैं कि रशिया में जो एक तरीके से लोगों का रिबेलियन देखने को मिल रहा था, सप्रेशन जो देखने को मिल रहा था, उसमें बिस्मार्क ने सपोर्ट किया और इस तरीके से रशिया का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल गया। इन दोनों के सपोर्ट के बाद में फिर यहाँ पर हमें ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध देखने को मिल जाता है, बैटल ऑफ सदोवा। तो दिस इज बैटल ऑफ सदोवा, यहाँ पर युद्ध देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ प्राग यहाँ पर साइन कर लिया जाता है और इस तरीके से ऑस्ट्रिया यहाँ पर साइड हो जाती है। फिर हमारे पास कहानी आती है अल्साक और लोरेन यानी कि फ्रांस को लेकर के। अल्साक और लोरेन फील्ड की यहाँ पर बात जब होती है तो फ्रांस के साथ में अब डिप्लोमेटिक एंगल यूज़ किया जाता है। फ्रांस के जो लोग थे उस समय के जो तत्कालीन रूलर थे नेपोलियन, उनको फोर्स किया जाता है कि आप भी कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करिए और इसके लिए ये नीदरलैंड को एक चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी मतलब टेलीग्राम लिखते हैं और यहाँ पर जो टेरिटरी है जो इस समय लग्जमबर्ग का इलाका था उसको खरीदने की बात करते हैं। इस टेलीग्राम को पर्शिया को दे दिया जाता है और पर्शिया फिर से मतलब न्यूज़पेपर में पब्लिश करके ये दिखा देती है कि कहीं ना कहीं फ्रांस अपने आप में कमज़ोर हो गया है और ये उस समय का तात्कालीन रीज़न बन जाता है दोनों के बीच के युद्ध का। सो पर्शिया और फ्रांस आपस में दोनों युद्ध लड़ने हैं और अंत में पर्शिया इस चीज़ का ही वेट कर रहा था क्योंकि इसने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। पर्शिया फ्रांस को हरा देता है, हराने के बाद में फिर यहाँ पर फ्रांस भी एलिमिनेट हो जाता है और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी अब पूरी तरीके से एक यूनिफाइड जर्मनी के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है और इसके पीछे का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है हमारे मेन किसको, बिस्मार्क को। तो ये हम लोगों ने पूरा एग्जिस्ट के फॉर्मेट में डिस्कस किया, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि रोल क्या है तो हम रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को एक आइडिया बन गया होगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन आखिर में किस तरीके से हुआ, आसपास के जो यहाँ पर नेबर्स थे वो किस तरीके से जर्मनी के विरोधी के तौर पे थे। अब हम लोग जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप बैकग्राउंड के बारे में दिखा सकते हैं या फिर जो बिस्मार्क है उस बिस्मार्क की आप आइडियोलॉजी को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है उसमें यह बताया गया है कि बिस्मार्क हैज़ प्लेड अ पिवोटल रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ आयरन चांसलर। क्यों? क्योंकि इसने जो पॉलिसी यूज़ की थी वो थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इनका जो अप्रोच था, जो डिप्लोमेटिक स्किल, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या फिर मिलिट्री फोर्स को लेकर के था, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग अब आगे देख सकते हैं। एक दूसरा इंट्रोडक्शन भी हो सकता है जहां पर आप ये बता सकते हैं कि फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैन बी सीन इन द टाइम ऑफ नेपोलियन ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1800। 1800 के दौरान में हमें जर्मनी का फर्स्ट यूनिफिकेशन देखने को मिल जाता है और ये जो यूनिफिकेशन था इट वाज इन द नेम ऑफ राइन फेडरेशन एंड डाइट। लेकिन फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन होने के बाद में बिस्मार्क इमर्ज्ड एज अ लीडर टू यूनिफाई थ्रू हिज डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पॉलिसीज। तो आप इस तरीके से भी इंट्रोडक्शन लिख करके दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पर एक आप मैप ड्रॉ करेंगे और मैप ड्रॉ करेंगे, इसमें ये दिखाएंगे कि हमारे जर्मनी या फिर उस समय का जो पर्शिया था उस पर्शिया में आखिर में आसपास में कंट्रीज़ या आसपास के कौन कौन से नेबर हुआ करते थे, इस पार्ट को आपको दिखा देना है। हालांकि इस पूरे जर्मनी के यूनिफिकेशन में स्पेन का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ उसको क्योंकि इसकी डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे तो फिर ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक अलग से ही टॉपिक बन जाएगा हमारे डिस्कशन का।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्या हमारे बिस्मार्क का इवैल्यूएशन मतलब रोल क्या था, तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा डिप्लोमेटिक मैनोवरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बिस्मार्क को रियल पॉलिटिक बोलते हैं, मतलब कि ये रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में चीज़ों को देखते हैं। अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू पॉलिटिक्स फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स रादर दैन मोरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन। इनका कहना था कि युद्ध और पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स काम नहीं करती है, यहाँ पर मेन काम होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसी के बेसिस पर इन्होंने ऑस्ट्रिया को मतलब आइसोलेट किया था, फ्रांस को भी इन्होंने जीता था, और कहीं ना कहीं पर्शिया के ये जो दो मेन राइवल थे इनको इन्होंने डिमिनिश कर दिया और एक यूनिको मतलब जर्मनी को एक यूनिफाइड जर्मनी के तौर पे लेकर के आए। इसके अलावा यहाँ पर यूनिफिकेशन के लिए कई सारे वॉर भी लड़े गए थे। इन वॉर में जैसे हम लोगों ने देखा डेनमार्क वाला डैनिश युद्ध हमें देखने को मिल जाता है, पर्शियन ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध देखने को मिल जाता है, और लास्ट में हमें फ्रांस के साथ में युद्ध देखने को मिल जाता है। ये सारे जितने भी युद्ध हुए थे वो इस तरीके से पहले ही इसकी फील्डिंग सेट कर दी गई थी, पहले ही इसको इस तरीके से डिप्लोमेटिकली मैनेज कर लिया गया था कि यहाँ पर पर्शिया अपने आप ऑलरेडी एक स्ट्रांग पोजीशन में पहले से ही बन करके रखा हुआ था। इसके अलावा नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन जो बिस्मार्क ने बनाया था, जिसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह बनाई गई थी, ये कहीं ना कहीं इसकी लीडरशिप और कोहेसिवनेस ऑफ द जर्मन पीपल कैसे हम लोग ले सकते हैं, कैसे नेशनलिज्म को भावना को और आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं हमारे बिस्मार्क के इस आइडिया में। इसके अलावा फ्रैंको पर्शियन वॉर एंड जर्मन एम्पायर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि ये हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट बनता है जर्मन एम्पायर को यूनिफाई करने के लिए। The victory of France in the Franco-Prussian War was instrumental in convincing the South German states to join the North German Confederation। क्योंकि यही वो पार्ट था जो इकोनॉमिक यूनियन को भी नहीं ज्वाइन किया हुआ था, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है कि ये जो इलाका था, ये जो सदर्न वाला पार्ट था, ये ऑस्ट्रिया के ही इन्फ्लुएंस में था या फिर फ्रांस के इन्फ्लुएंस में था। और ये वॉर कल्मिनेट हो जाती है इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन 1871, प्रिंस जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स थी, जो कि हमें पर्शिया में देखने को मिल जाती है। सो बैलेंसिंग पावर के तौर पर भी हमें बिस्मार्क का एक योगदान देखने को मिल जाता है कि बिस्मार्क वर्क टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर इन द यूरोप। ही एस्टैब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ अलायंस टू प्रिवेंट फ्रांस फ्रॉम गेनिंग एलाइज। जैसे हम लोगों को इनको देखने को मिल जाता है कि रशिया के साथ में इन्होंने अलाई किया था, प्लस साथ में नीदरलैंड के साथ में इन्होंने किया था, स्पेन के साथ में यहाँ पर किया था। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है कि ही ट्राइड टू बैलेंस द पावर, और इस तरीके से जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि रशिया, फ्रांस, स्पेन, इन सब के बाद में जर्मनी भी एक सुपर पावर के तौर पे निकल करके आ जाती है। हालांकि हमें बाद में देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर में भी इनकी काफ़ी एक बड़ी भूमिका देखने को मिल जाती है। सो इस तरीके से वी कैन कंक्लूड आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक पीरियड, या कोई भी पैंडमिक पीरियड आती है उसमें इंडियन कल्चर के बारे में किस तरीके से इंडिया, जैसे इंडिया कहा जाता है कि ये एक सैलिड बाउल कल्चर है जहाँ पर हर एक धर्म के लोग आते हैं और एक साथ मिलकर के एक ही बाउल के अंदर रहते हैं। सो कोविड के दौरान में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाता भी है, और वर्ल्ड भी इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था कि इंडिया में जो सोसाइटी, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज है, वो किस तरीके से इतने बड़े प्रॉब्लम को अपने आप टैकल कर लिया है। क्या क्या पॉइंट्स थे, अगर वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस किया जाए तो पहला आ जाता है यहाँ पर ट्रेडिशनल ग्रीटिंग्स। अब जैसे हम लोग नमस्ते यहाँ पर बोलते हैं, तो विच इन्वॉल्व्स अ बो विद अ हैंड प्रेस टुगेदर गेनिंग पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड एज अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल वे टू ग्रीट अदर्स, और विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बाकियों में हाथ मतलब हैंड शेक करते हैं या फिर वो मतलब मिंगल करते हैं, तो ये हमारे बाकी के कल्चर में देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बिना किसी फिजिकल टच के नमस्ते कल्चर चलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम लोग कोरोना से किस तरीके से बच रखते थे। इसके अलावा योगा एंड मेडिटेशन, ये हमारा एक अपना कल्चरल ट्रेट है, और इस योगा और मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने शरीर को फिट एंड फाइन भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी ये पैंडमिक आई थी उसकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस को तो दूर कर ही रही थी, साथ ही साथ में हमारे लंग्स को भी और हेल्दी बना रही थी। इसके अलावा आयुर्वेद और होम रेमेडीज़, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। जैसे काढ़ा चला था, ठीक है, जिसमें हमें देखने को मिला था कि ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जितने भी मतलब वात पित्त रोग होते हैं उसको दूर करने में ये हमारा जो आयुर्वेद है या जो होम रेमेडीज़ होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा डिजिटल एडाप्टेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, दिस पैंडेमिक लेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ मेनी कल्चरल इवेंट एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, जहाँ पर लोग जो है वर्चुअल सेरेमनीज और फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इससे लोगों को मतलब वर्ल्ड को इंडिया के कल्चर के बारे में पता चला, इंडिया के जितने भी ट्रेडिशंस है उनके बारे में पता चला। कई सारे लोग इनफैक्ट बहुत इन्फ्लुएंस भी हुए थे। इसके अलावा कम्युनिटी सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी देखने को मिल जाती है। लोग जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल चलता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरा विश्व ही हमारा फैमिली है, और लोग यहाँ पर बहुत मतलब सपोर्टिव नेचर के होते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल न्यूक्लिएटेड कल्चर है कि आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बल्कि हमारे यहाँ पर सपोर्ट और सॉलिडारिटी का प्रिंसिपल चलता है।
इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें जैसे हल्दी, टर्मरिक का इस्तेमाल कर लेना या फिर साफ सफाई रखना, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो जनरल सैनिटेशन की चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्लस जो आयुर्वेद है, जो हमारे जड़ी बूटी है, इसका हमें इस्तेमाल हमें घरों घरों में होम रेमेडी के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। और ये सब कहीं ना कहीं कल्चर जो है हमें देखने को मिल जाता है कि ये जो विश्व है वो भी प्रभावित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारे पास हो जाता है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। आखिर में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जा रही है उनका वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हमें रोल देखने को मिल जाता है। सो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द empowerment of women across various spheres of society. They have been instrumental in advocating for women's rights, providing support services and creating platforms for women to raise their voice. अब यहाँ पर क्या क्या काम ये कर रही है, जैसे पहला काम करती है कि वुमेन के जो लीगल राइट्स हैं उसके लिए ये लोग लड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वुमेन जैसे तमाम तरीके के हमें क्राइम देखने को मिल जाते हैं, हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें हमें डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर क्रिमिनल ऑफेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वुमेन जो है वो दब जाती हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि वुमेन को उतना सपोर्ट नहीं मिला रहता है और इस वजह से जो है तमाम चीज़ें हो रहा है। ठीक है, तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ एडवोकेटिंग फॉर लीगल रिफॉर्म टू इंश्योर जेंडर इक्वलिटी एंड प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस. They have successfully campaigned for laws related to domestic violence and sexual harassment and equal pay. इसके अलावा एजुकेशन और अवेयरनेस, अब जैसे हमें देखने को मिल जाता है वुमेन का इनरोलमेंट रेट बहुत कम है। प्राइमरी एजुकेशन में तो ठीक है, लेकिन टर्शरी एजुकेशन में हम लोग आए, हायर लेवल एजुकेशन में आए तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ड्रॉप आउट रेट हमें देखने को मिल जाता है। So these organizations work tirelessly to educate women about their rights and empowerment through knowledge. अब इनको वर्कशॉप कंडक्ट किए जाते हैं, सेमिनार होते हैं, कैंपेनिंग होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल दी जाती है, जिसके ज़रिए वुमेन अपना एजुकेट भी होंगी, अवेयर भी होंगी, साथ ही साथ में स्किल के ज़रिए अपना कुछ इंडस्ट्रियल वर्क भी शुरू कर सकती हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यहाँ पर दी जाती है स्किल डेवलपमेंट के फॉर्मेट में, वोकेशनल ट्रेनिंग के फॉर्मेट में, माइक्रो फाइनेंसिंग के फॉर्मेट में, SHGs के फॉर्मेट में तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई हो गया, ठीक है, या फिर मशीन जो चलाना होता है, या फिर जो अचार बनाना, पापड़ बनाना, तमाम तरीके के SHGs वगैरह होते हैं जो कि इस संस्था के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्थ केयर एक्सेस, कई सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो वुमेन को एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। एक्सेस टू द, जैसे नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि वुमेन जो है वो अपने हेल्थ को ध्यान नहीं रखती है, प्लस साथ में फैमिली के प्रेशर में आने की वजह से भी वुमेन अपना हेल्थ को नॉर्मली इग्नोर की जाती है। तो इसके लिए तमाम गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, संस्थाएं, स्कीम्स और जो साथ ही साथ में वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी काफ़ी कुछ यहाँ पर ध्यान देती हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट हो गया, इनकरेजिंग वुमेन टू टेक अप द लीडरशिप रोल विद इन देयर कम्युनिटीज़ एंड बियॉन्ड इज़ अ सिग्निफिकेंट एरिया वेयर दीज ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट। इसके अलावा कई सारे सपोर्टिव सर्विसेज वगैरह भी चलती हैं, कल्चरल चेंजेस वगैरह भी चलते हैं। तो हमें देखने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं जितने भी ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है फॉर द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये पिवोटल रोल के तौर पे काम करती हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा देखा हमारे इस पूरे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ है। इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है।